वेलकम टू रस गोफ्तार द ट्रुथ टेलर वेयर वी डिस्कस इश्यूज जो इम्पैक्ट करते हैं इंडिया को सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड द ट्रुथ बिहाइंड इट, जिससे कि कॉमन सिटीजन और आम आदमी उससे बेहतर अवेयर हो सके और अपने देश को और अच्छे से समझ सके। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबने राम राम। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की कहानी 1947 से लेकर आज तक की। इस सीरीज का नाम है इंडिया एट 75 और आज से पहले एपिसोड में हम देखेंगे हिंदुस्तान के 15 साल की कहानी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमित। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की दशकों पुरानी इंडिपेंडेंस की डिमांड पार्टीशन के दर्द के साथ पूरी हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें भारत के फ्रीडम फाइटर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन ये इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वॉर 2 के सिर्फ 2 ही साल बाद आई थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री माइट इतनी कम हो चुकी थी कि उनके पास इंडिया को कॉलोनी बनाए रखने की फंडिंग तक नहीं थी। अब तक इंडिया से वो काफी वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर चुके थे और इंडियंस में भी इंडिपेंडेंस की एक बहुत ही पॉपुलर डिमांड चल रही थी। इस सिचुएशन में जब ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिपेंडेंस दी तो बड़े ही जल्दीबाजी में निकलने की कोशिश करी। ऐसे में इंडिया का पार्टीशन और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स में इस बात की चिंता नहीं थी कि इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक नेशन सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू गुहॉस बुक इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें विंस्टन चर्चिल जो है वो बात करते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास था कि इंडिया टुकड़ों में बिखर जाएगा। वो मानते थे कि पंजाब और बंगाल जैसे रीजन एक ही देश का पार्ट नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आज अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में कह सकते हैं कि चर्चिल का जो प्रेडिक्शन था वो गलत हुआ, लेकिन इसके गलत होने के चांसेस उस समय पर काफी कम लग रहे थे। आजकल जब भी हम देखते हैं तो किसी भी देश को अलग अलग टुकड़ों में बिखरता हुआ ज्यादा नहीं देखते। नेशन स्टेट्स के जो कंसेप्ट हैं वो अभी काफी डीपली एनग्रेव्ड हो चुके हैं, लेकिन अगर उस समय इंटरनेशनल बॉर्डर्स और नेशनल गवर्नमेंट्स जो है वो काफी कॉमनली बदलती रहती थी। खासकर इंडिया जैसे कंट्री जिसने अभी इंडिपेंडेंस तो ली थी, लेकिन उसका मैप फाइनल होना बाकी था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुल 565 रियासतें थी जिन्हें प्रिंसली स्टेट भी बोला जाता है, जिन्हें इंडियन यूनियन में मर्ज करना बाकी था। इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया के बीच में कोई भी तीसरा स्टेट ना छूटे। पाकिस्तान के पार्टीशन को तो हम मान चुके थे, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान को छोड़कर कोई तीसरा स्टेट इंडिपेंडेंस की कोशिश करता तो वो इंडिया के डिसइंटीग्रेशन होने के लिए एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर सकता था। वहीं इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन के अलावा कम्युनल राइट्स भी देखने को मिले थे। इसने शुरुआत से ही इंडिया की जो फॉल्ट लाइन है उनको दुनिया के आगे रखना शुरू कर दिया था। अगर इंडिया को सरवाइव करना था तो कम्युनल हार्मोनी नेसेसरी और नॉन नेगोशिएबल बन रही थी। लेकिन इंडिया के सर्वाइवल में थ्रेट जो है वो सिर्फ थियोक्रेटिक ही नहीं थी। दुनिया में अभी रिसेंटली रशियन रिवॉल्यूशन और उससे पहले इटालियन रिवॉल्यूशन जो है वो आया था। यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 2 में जीत चुका था और कम्युनिज्म ने इंडिया में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में अगर पॉवर्टी को कंट्रोल ना किया जाता तो एक सक्सेसफुल कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो है वो आ सकता था। इन दोनों फैक्टर्स के बीच में पार्टीशन से आए हुए रिफ्यूजी थे। रिफ्यूजी एक इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं थे, वो डिस्ट्रॉयड फैमिलीज का ग्रुप था। ऑलमोस्ट हर किसी ने अपनी फैमिली में किसी न किसी को खोया था। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम थे वो और भी ज्यादा संगीन थे। एक ऐसा ग्रुप था जो अपना घर छोड़ के आया और जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए इससे अच्छा फीडर नहीं हो सकता था। इस सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज इंडिया को सरवाइव करने में हेल्प कर सकती थी तो वो थी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन द सोशल वेलफेयर। लेकिन मानो गरीबी में आटा भी गीला। हमारी इंडस्ट्रीज को तो जो कॉलोनियल पावर ब्रिटिश जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके थे। वार खत्म हो गई थी और पूरा का पूरा यूरोप जो है वो डेट में था। इसका मतलब यह था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट से इनकम आ रही थी वो भी ज्यादा कोई खास नहीं थी। बाकी बचा एग्रीकल्चर। लेकिन जब एग्रीकल्चर के लिए लैंड देखी जाए तो जाना कि जो सबसे फर्टाइल लैंड थी इंडिया की वो पार्टीशन में हम खो चुके थे, जो कि इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास की सबसे उपजाऊ जमीन होती थी। आप अगर आज गंगा के प्लेन्स को फर्टाइल लैंड मानेंगे, लेकिन
इस फर्टिलिटी के पीछे कई डैम्स हैं, कैनाल्स हैं जो इंडिया ने बाद में बिल्ड करी। 1947 में तो इंडिया ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में अपनी सबसे फर्टाइल लैंड जो थी वो खो दी थी। ऐसे हालात में 2.7 लाख करोड़ की जीडीपी, 16% का लिटरेसी रेट, 32 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सामने खड़े रिफ्यूजी क्राइसिस, कम्युनल थ्रेट ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन और लैक ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में इंडियन लीडर्स ने देश की जो है लीडरशिप संभाली। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके लिए ये कितना चैलेंजिंग समय था देश को संभालने का, और इंडिया की लीडरशिप को प्रूव करने का यही वक्त था। देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर एक सहमति थी कि इंडिया को अगर एक सक्सेसफुल कंट्री बनाना है तो इकोनॉमिकल प्लानिंग और पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ हमें जो है सोशल रिफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर हम देखें तो देश में पॉलीगैमी एक आम बात थी उस टाइम पे, अनटचेबिलिटी जैसे इश्यूज भी काफी प्रोमिनेंट थे और डाउरी जैसे रिचुअल्स भी काफी कॉमन माने जाते थे। धीरे धीरे इन इक्वालिटीज को भी खत्म करना था, जिसमें 1950s में आया हमारा हिंदू कोड बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था, जिसमें कि सिविल लॉज में काफी हद तक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी। मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, कम्युनल यूनिटी को मेंटेन करते हुए सबके लिए एक जैसा सिविल कानून बनाने की नींव रखी हिंदू कोड बिल ने। जब बात इकोनॉमिकल प्लानिंग पर आई तो रेट्रोस्पेक्ट में यह कहना आसान है कि सोशलिज्म पे बेस्ड यूएसएसआर कोल्ड वॉर हार गया और कैपिटलिज्म पर बेस्ड यूएसए ने उस लड़ाई को जीत लिया था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता था। तो ऐसे में अगर एक इंडिपेंडेंट कैपिटलिस्ट इंडिया को इमेजिन किया जाए तो अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम अगर देखना चाहें कि इंडिया के जो रिच थे उनका क्या था, तो उसमें और रूलिंग क्लास में ज्यादा कोई फर्क नहीं था। जो रूल कर रहा था वही लैंड को ओन करता था, जिसके पास लैंड थी उसी के पास एग्रीकल्चरल इनकम थी और जिसके पास इनकम थी उसी के पास कैपिटल थी। हालांकि कई बिजनेसमैन ऐसे भी थे जो रूलिंग क्लास से नहीं थे, लेकिन ये बात मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन के लिए सच नहीं थी। उस सिनेरियो में जरूरत थी कि देश के अंदर इनकम डिस्पैरिटी ना बढ़े और रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है जितना भी हो सके इक्विटेबल किया जाए। इन रियलिटीज को देखते हुए इंडिया ने जो है सोशलिस्ट अप्रोच को इकोनॉमिकल प्लानिंग के साथ अडॉप्ट किया और 1950s में प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। इसी सोशलिज्म को बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में शामिल किया गया, जिसको कि बदलना आने वाली किसी भी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। अगर उस समय के भारत के कॉमन सिटीजन के हालात को हम देखते हैं तो उसके पास ना ही एजुकेशन थी, ना ही हेल्थ केयर था, ना ही लिटरेसी थी, ना ही सोशल सिक्योरिटी थी, ना ही इनकम थी, ना ही सेविंग्स थे। लेकिन इन सब को डेवलप करने से पहले जो बेसिक नेसेसिटी थी वो थी एग्रीकल्चर एंड द फूड ग्रेन्स। इनके बिना ना ही आप स्कूल में जा सकते हैं क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है, ना ही इनके बिना आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रही थी। देश ने पार्टीशन के ठीक बाद ही 1948 में पाकिस्तान से कश्मीर से वॉर की थी। ऐसे में जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि इन्फ्लेशन को नापता है लगभग 4.5 गुना बढ़ चुका था। ऐसे में देश में अगर स्टेबिलिटी बनाए रखनी थी तो फूड सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो माना जा रहा था। 1951 में प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अलावा एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसने कि इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया। ये इवेंट था हमारा लोकसभा और विधानसभा का पहला इलेक्शन। एक नए आजाद देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं था, जहां एक तरफ एजुकेटेड इंडियंस की इंडियन डेमोक्रेसी से जो एस्पिरेशन थी उनको मीट करने का प्रेशर, और वहीं दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसने कि कभी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जाना भी नहीं था, उनको इसके बारे में अवेयर कराने का बहुत बड़ा चैलेंज सामने था। और दोनों ही चीजें एक इंडिपेंडेंट इंडिया को एक नेशन बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट थी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया जिसके सुपरविजन में इलेक्शंस होने थे। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है ये आज के इलेक्शन कमीशन से काफी अलग था। इसके पास देश का पहला इलेक्शन फ्री और फेयर कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, पर उसके साथ ही इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इलेक्टोरल रोल्स बनाने की, लोगों को एजुकेट करने की, ताकि एक सिग्निफिकेंट वोटर टर्नआउट जो है वो अचीव किया जा सके।
वैसे तो इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस ब्रिटिशर्स के टाइम से भी हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे एक क्रीमी लेयर ही थी जिसको कि वोटिंग राइट्स के अधिकार थे। जो हमारी पीजेंट पॉपुलेशन थी उस तक इलेक्शंस, वोटिंग और डेमोक्रेसी ये कंसेप्ट पहुंचे ही नहीं थे। इसके अलावा जिन रिफ्यूजीज के बारे में हमने आपको पहले बताया था, उनको भी इलेक्टोरल रोल में ऐड करना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास ना तो कोई परमानेंट एड्रेस था, ना ही कोई प्रूफ था कि वो कहां से बिलोंग करते हैं और कहां से आए हैं। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आर्टिकल 326 से ऐड किया गया था, जिसमें कि वोटिंग एज शुरू में 21 रखी गई, जो कि बाद में 18 करी गई। जब इलेक्टोरल रोल बना तो पता चला कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वुमेन ने अपने नाम की जगह किसी मेल मेंबर ऑफ फैमिली से अपना रिलेशनशिप बताया, जैसे कि श्याम की बहू, रोशन की मां। अब अगर ऐसा समझे कि ऐसा क्यों था, तो वुमेन उस टाइम पे किसी भी स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताती थी। सो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इंडिया ने अपना पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया, जिसमें कि वाइड स्प्रेड इलिटरेसी को देखते हुए पार्टीज को सिंबल दिए गए। इवेंचुअली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिली, लेकिन इलेक्टोरल रोल में सिर्फ इंडिया की 49% ऑफ पॉपुलेशन ही रजिस्टर हो चुकी थी। इवेंचुअली हमें इसको भी आगे एक्सटेंड करना था। देश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसे कि हैरोल्ड डोमार मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, को एग्जीक्यूट करना शुरू किया गया। इसका जो है प्राइमरी फोकस आपका था एग्रीकल्चर। आइडिया ये था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज कर दिया जाए तो देश की काफी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व की जा सकती हैं। अगर एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि अगर हम देखें हमारी 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज थी, जो अगर आज की पॉपुलेशन में देखें तो लगभग 45% के आसपास ही रह गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है इंक्रीज होने से फूड सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी, और इंडिया उस वक्त फूड का एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर था। अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी इससे हम सेव कर पाते, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज हो रहा था। यही सब देखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए पार्टीशन इंड्यूस्ड डिसरप्शन को रिड्यूस करने और फंडामेंटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने पर काम शुरू किया गया। इसमें लैंड रिफॉर्म्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसे आप अतरू से भी समझ सकते हैं। अतरू में ए इज अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डशिप किया गया, टी में टेरेंसी रिफॉर्म किए गए, आर में रीऑर्गेनाइज किया गया लैंड को, और यू से अपग्रेड किया गया सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को। इसमें लैंड की ओनरशिप जमींदार से लेकर लैंडलेस जो लेबर थे उनको दी गई, ताकि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्विटेबल किया जा सके और एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज करने से वेल्थ एक्युमुलेट ना हो बल्कि पॉवर्टी रिड्यूस हो। पर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन कहते हैं कि यह एजेंडा आज भी पूरा नहीं हो पाया है। अलग अलग लेवल पे आज भी लैंड रिफॉर्म 2.0 की डिमांड लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही पार्टीशन और सब्सिक्वेंट इंडिया पाकिस्तान वॉर के चलते इंडिया की वाटर सप्लाई पर एक बड़ा थ्रेट आ गया था। जो पानी पूरे पंजाब और बंगाल में बहता था, अब वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो चुका था। इसके लिए काफी सारे डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन से रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिए गए। हालांकि इंडिया जो करना चाह रहा था अभी तक कर नहीं पा रहा था, लेकिन एक रियलाइजेशन इंडिया में थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइग्रेट करना होगा। ये जो चीज है वो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उस टाइम पे ना ही लिटरेसी रेट आपका साथ दे रहा था और ना ही फूड सिक्योरिटी। 1956 में इंडिया के सामने एक डायलेमा था। इंडिया के पास अपने डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव तो थे, लेकिन उसको अचीव करने के जो रिसोर्सेज हैं या यूं कहें कि जो पैसे हैं वो इंडिया के पास नहीं थे। हमारे पास लिमिटेड ही ऑप्शन थे। अगर हम देखें तो पहला ये ऑप्शन था कि डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, यानी मनी प्रिंट की जाए, लेकिन उससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स में फेल होने का एक वो बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता था। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करे, एंटरप्राइजेस को नेशनलाइज कर दे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, लेकिन ये स्टेप उस वक्त की इंडियन डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर सकता था। अगर हम देखें तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन इट वाज आल्सो लाइकली टू फेल। और फोर्थ अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये भी था कि जितने रिसोर्सेज हैं एक्सपेंडिचर भी उतना ही हो, यानी जितने
चद्दर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, बट लगातार जो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही थी उससे वो डेवलपमेंट कम होती ही दिखाई देती। इनफैक्ट जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है, जिसे कि मैलोनिबस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी ये मेंशन किया गया था कि इंडिया ने डेवलपमेंट ना ही की है। और अगर हम सोचेंगे तो लोग सोचेंगे कि डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क फॉर इंडिया और देश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खतरे में नजर आएगा। अंडर दैट सर्कमस्टांसेस इंडिया ने सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना शुरू किया। इससे पहले कि इंडिया एंड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता, इंडिया ने स्टील और रेलवे जैसे इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी। देश में आईआईटीज खुलने लगे ताकि इन इंडस्ट्रीज को हाई क्वालिटी इंजीनियर्स भी मिल सकें। हमें इससे ये उम्मीद थी कि अगर हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उससे स्टील से बनने वाली बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगे, तो ये एक डोमिनोज इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगले कुछ सालों में इंडिया ने एग्रीकल्चर से ध्यान हटाकर इंडस्ट्रीज पे अपना ध्यान जो है वो ज्यादा फोकस करने की कोशिश करी। इसी पीरियड में इंडिया में फेमाइंस और फूड शॉर्टेज भी देखने को मिला। लेकिन एग्रीकल्चर स्पेंडिंग वर्सेस जो इंडस्ट्रियल हमारी स्पेंडिंग है, इस डिबेट में कहीं ना कहीं डिफेंस की स्पेंडिंग काफी पीछे जा चुकी थी। 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया। अब तक तिब्बत जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और हमने चाइना के इन्वेजन को अपोज नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि कर नहीं पाए। ये एक ओपन डिबेट है। सवाल ये तो है कि शुड इंडिया हैव इंटरवीन्ड, सवाल ये भी है कि कुड इंडिया हैव इंटरवीन्ड। तो शायद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए हमने इंटरवीन नहीं किया होगा और इन्वेजन को अपोज भी नहीं किया। इस बीच में 1961 में इंडिया का थर्ड 5 ईयर प्लान आया जो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो सका। 1962 में इंडिया चाइना वॉर ने इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन डिफेंस की वीकनेस को पूरी दुनिया के सामने जो है वो लाके रख दिया था। हमारा इमीडिएट फोकस डिफेंस पर शिफ्ट हो गया था। हमें समझ में आया कि एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट में चाइना से हम वॉर कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसने 1948 में हमसे वॉर हुई थी, आज इकोनॉमिकली मिलिटरीली हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले 2 5 ईयर प्लान के चलते हमारा लिटरेसी रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। अब हम 28% पर आ चुके थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 45 पर पहुंच चुकी थी और जीडीपी भी $48 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। अभी तक हमने रिफ्यूजी क्राइसिस को भी काफी हद तक कंट्रोल में किया था। लॉ एंड ऑर्डर ने भी कम्युनल हार्मोनी को इंक्रीज किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले रही थी, यानी कि एक वायलेंट रिवॉल्यूशन जो है वो प्रोबेबल नहीं लग रहा था। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इनमें ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन फूड सिक्योरिटी अभी तक हमारे लिए एक मेजर कंसर्न था। उसके साथ ही डिफेंस एक टॉप प्रायोरिटी था। इंडिया जिसे अभी तक एज ए नेशन सरवाइव करने की चिंता थी, उसने 2 साइकिल्स ऑफ 5 ईयर गवर्नमेंट जरूर देखे, लेकिन उसके सामने अब एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो खड़े हो चुके थे। इस एपिसोड में दी गई इंफॉर्मेशन को और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए हमने कुछ स्टडी मटेरियल के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर पढ़ें। अगले एपिसोड में मिलेंगे और आगे की कहानी को जानने के लिए। Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.